रतनपुर के उस छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें शांति के थके हुए चेहरे पर पड़ती थीं। उसका जीवन संघर्षों की एक लंबी दास्तान थी, जहां उसने अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले ही अपने बेटे आर्यन को पालने का बीड़ा उठाया था। गांव की ऊबड़-खाबड़ गलियों में उसकी फटी हुई साड़ी और नंगे पांव उसकी गरीबी की गवाही देते थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सपना जो उसने अपने बेटे के लिए देखा था। वह दिन रात दूसरों के खेतों में पसीना बहाती ताकि आर्यन पढ़ सके। शांति का घर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बना था, जो हर मानसून में टपकती थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता था, शांति एक पुराने मिट्टी के दिए की रोशनी में बैठकर फटे हुए कपड़ों को रफू करती थी। आर्यन अपनी टूटी हुई मेज पर बैठकर घंटों पढ़ाई करता था और उसकी मां उसे बड़े प्यार से निहारती रहती थी। गरीबी ने उनके खाने की थाली से रोटियां कम कर दी थीं, लेकिन उनके हौसले कभी कम नहीं हुए। शांति अक्सर खुद भूखी सो जाती थी। गांव के जमींदार ठाकुर महेंद्र के खेतों में काम करना शांति के लिए किसी नरक से कम नहीं था। वह कड़कती धूप में भारी बोझ उठाती थी ताकि आर्यन की किताबों और स्कूल की फीस का इंतजाम हो सके। ठाकुर अक्सर उसे नीची निगाह से देखता था और उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन शांति ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसके लिए उसका बेटा ही उसकी दुनिया था और उसकी सफलता ही उसकी एकमात्र प्रतिज्ञा थी। उसने अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को हमेशा अपने बेटे की शिक्षा के लिए दांव पर लगा दिया। आर्यन एक मेधावी छात्र था और वह अपनी मां के बलिदान को भली भांति समझता था। एक शाम जब वे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, आर्यन ने अपनी मां के खुरदरे हाथों को अपने हाथों में लिया। उसने देखा कि उसकी मां की हथेलियों पर छाले पड़ गए थे और उसकी आंखों में थकान भरी थी। उस पल आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और उसने वहीं उस पवित्र पेड़ की गवाह में एक बड़ी कसम खाई। उसने वादा किया कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बरगद का वह विशाल पेड़ सदियों से गांव के सुख दुख का गवाह रहा था। उसकी गहरी जड़ों और लटकती जटाओं के बीच आर्यन ने अपनी मां से कहा, मां, मैं दिल्ली जाकर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करूंगा। मैं वादा करता हूं कि जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हें इस गरीबी से निकालूंगा। तुम्हें फिर कभी इन खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और हम एक बड़े बंगले में रहेंगे। शांति ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े, जो मिट्टी में मिल गए। दिल्ली जाने का खर्च जुटाना शांति के लिए एक पहाड़ जैसा काम था। उसने अपने पास बची हुई आखिरी निशानी, अपनी मां की दी हुई सोने की एक पतली चूड़ी, सुनार के पास जाकर बेच दी। जब वह पैसे लेकर घर लौटी तो उसका दिल भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने वह सारी पूंजी आर्यन के हाथों में रख दी और उसे आशीर्वाद दिया। आर्यन ने अपनी मां के पैर छुए और अपने छोटे से झोले में अपनी किताबें समेटकर निकलने की तैयारी की। गांव के बस स्टॉप पर विदाई का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। शांति ने एक पुराने कपड़े में कुछ रोटियां और अचार बांधकर आर्यन को दिया ताकि उसे रास्ते में भूख न लगे। बस के चलने पर उसने अपना हाथ तब तक हिलाया जब तक कि धूल के गुबार में बस ओझल नहीं हो गई। पूरा गांव उसे देख रहा था। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ उसकी गरीबी पर हंस रहे थे, लेकिन शांति का मन शांत था क्योंकि उसे अपने बेटे की मेहनत पर पूरा भरोसा था। आर्यन के जाने के बाद घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती थीं। शांति ने अपनी मेहनत और बढ़ा दी क्योंकि अब उसे दिल्ली के महंगे कोचिंग और रहने के खर्च के लिए और अधिक पैसों की जरूरत थी। वह सुबह 4 बजे उठती और रात को देर से घर लौटती थी। उसकी कमर झुक गई थी और बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन जब भी आर्यन का कोई पत्र आता, उसकी सारी थकान मिट जाती थी। वह उन पत्रों को अपने सीने से लगाकर सोती थी, जैसे उनमें उसका बेटा हो। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर पानी भरते समय शांति से कहती थीं कि बेटा शहर जाकर बदल जाता है। वे उसे डराती थीं कि एक बार जब वह बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो अपनी अनपढ़ और गरीब मां को भूल जाएगा, लेकिन शांति का विश्वास अटल था।
वह कहती थी कि उसका आर्यन मिट्टी का सोना है। उसने कभी अपनी तकलीफों का जिक्र आर्यन से नहीं किया ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। वह चुपचाप अपनी भूख और अपमान का जहर पीती रही और प्रार्थना करती रही। 3 साल बीत गए और शांति ने हर दिन एक युग की तरह काटा। उसने अपना पेट काटकर पैसे बचाए और हर महीने बिना चूके दिल्ली भेजे। उसकी सेहत गिरती जा रही थी और आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी, लेकिन उम्मीद का दिया अब भी जल रहा था। आर्यन के पत्रों में अक्सर उसकी सफलता की कहानियां होती थीं, जिससे शांति को जीने का नया हौसला मिलता था। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके साथ कितनी क्रूर होने वाली है और आने वाला समय भयानक होगा। एक रात अचानक भारी बारिश हुई और शांति के घर की छत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। वह पूरी रात भीगती रही और सर्दी के कारण उसे तेज बुखार आ गया। अगले दिन जब वह ठाकुर महेंद्र के घर काम पर नहीं जा सकी, तो उसने अपने कारिंदों को भेजकर उसे धमकाया। शांति की हालत इतनी खराब थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि आर्यन का इम्तिहान करीब है। उसने भगवान से अपनी जान की नहीं, बस बेटे की सफलता की भीख मांगी। गरीबी और बीमारी के बीच शांति ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी फटी साड़ी को सुखाया और फिर से काम पर निकल पड़ी, क्योंकि कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग अब उसे पागल समझने लगे थे, क्योंकि वह अक्सर अकेले में बरगद के पेड़ से बातें करती थी। वह पेड़ को बताती थी कि उसका बेटा जल्द ही लाल बत्ती वाली गाड़ी में आएगा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर झुर्रियों का जाल एक अजीब विरोधाभास पैदा करता था, जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। आर्यन की प्रारंभिक सफलता की खबर जब गांव पहुंची, तो शांति की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मंदिर जाकर अपना बचा हुआ आखिरी 1 रुपया दान कर दिया। उसे यकीन था कि अब उसके दुखों के दिन खत्म होने वाले हैं और उसका बेटा उसका गौरव बनेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव की राजनीति और ठाकुर महेंद्र की बुरी नजर उसके आशियाने को उजाड़ने वाली है। शांति का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाली थी। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उसे बताया कि आर्यन ने मुख्य परीक्षा पास कर ली है। शांति ने पूरे गांव में बता दिया कि उसका बेटा जल्द ही कलेक्टर बनकर आएगा। लेकिन उसी रात ठाकुर महेंद्र ने अपने वकीलों के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने शांति के पति के पुराने कर्ज के कागजात जाली तरीके से बनवाए और उसके घर पर कब्जा करने का प्लान बनाया। शांति इन सबसे अनजान अपने बेटे के स्वागत के लिए पुरानी फटी चादरों को धोकर सुखा रही थी और गीत गुनगुना रही थी। शांति का जीवन अब उस मोड़ पर था जहां उसे सबसे बड़ी कुर्बानी देनी थी। उसे नहीं पता था कि दिल्ली में आर्यन के साथ क्या हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीने से कोई पत्र नहीं आया था। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन उसने मन को समझाया कि शायद वह पढ़ाई में व्यस्त होगा। वह रोज बस स्टॉप तक जाती और शाम को खाली हाथ लौट आती। उसकी उम्मीदें उस डूबते सूरज की तरह थीं, जो कल फिर से निकलने का वादा करता था। लेकिन अंधेरी रात अभी बाकी थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और लोगों का शोर आर्यन के लिए बिल्कुल नया था। वह अपनी अंतिम परीक्षा के साक्षात्कार के लिए पूरी तैयारी के साथ निकला था। उसके हाथ में उसके भविष्य के महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वह सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। उसकी फाइलें हवा में उड़ गईं और उसका फोन सड़क पर चकनाचूर हो गया। लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तुरंत आगे नहीं आया। उसे गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। आर्यन को एक सरकारी अस्पताल के सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका कोई नाम नहीं था। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण उसे सब कुछ धुंधला याद आ रहा था। वह अपना नाम तो जानता था, लेकिन अपने गांव का पता और मां का संपर्क नंबर भूल चुका था। अस्पताल की दीवारों पर टंगी घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं, लेकिन आर्यन के लिए समय जैसे ठहर गया था। वह बेबस होकर छत को निहारता और अपनी मां के चेहरे को याद करने की कोशिश करता था। गांव रतनपुर में
डाकिये ने शांति के दरवाजे पर दस्तक देना बंद कर दिया था। 1 महीना बीत गया और आर्यन का कोई पत्र या पैसा नहीं आया। शांति की चिंता अब डर में बदलने लगी थी। वह रोज गांव के चौराहे पर जाकर खड़ी हो जाती, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। उसकी आंखों की नींद उड़ गई थी और वह रात भर जागकर भगवान से अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी चुप्पी उसके लिए काल बनने वाली थी। ठाकुर महेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली थी। उसने गांव के बाजार में यह अफवाह फैला दी कि आर्यन ने शहर में एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। उसने लोगों से कहा कि आर्यन ने अपनी बूढ़ी मां को बोझ समझकर छोड़ दिया है और वह अब कभी वापस नहीं आएगा। ये शब्द शांति के कानों में जहर की तरह घुल रहे थे। गांव वाले, जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसे दया और तिरस्कार की नजर से देखने लगे थे। उसका सम्मान मिट्टी में मिल रहा था। एक दोपहर ठाकुर महेंद्र अपने साथ कुछ गुंडों और जाली कागजात लेकर शांति की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने दावा किया कि शांति के दिवंगत पति ने उससे बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जिसे अब तक नहीं चुकाया गया है। उसने शांति को धमकी दी कि या तो वह तुरंत पैसे दे या घर खाली कर दे। शांति ने बहुत मिन्नतें की। उसने ठाकुर के पैर छुए और कुछ समय मांगा, लेकिन ठाकुर का दिल नहीं पिघला। उसने शांति को अपमानित किया और उसकी गरीबी का क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाया। अस्पताल में आर्यन की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई थी। वह अक्सर नींद में अपनी मां को पुकारता था, लेकिन उसके आसपास केवल अजनबी चेहरे थे। नर्सों ने उसे एक लावारिस मरीज समझकर उसकी उपेक्षा की। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। वह खिड़की से बाहर देखता और उसे वह पुराना बरगद का पेड़ याद आता, लेकिन रास्ता उसे अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव की पंचायत बुलाई गई, जहां ठाकुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने पंचों को रिश्वत दी और साबित कर दिया कि शांति का घर अब उसकी संपत्ति है। गांव का कोई भी व्यक्ति शांति के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब जानते थे कि ठाकुर गलत है, लेकिन डर ने सबकी जुबान पर ताले लगा दिए थे। शांति उस भरी सभा में अकेली खड़ी थी। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसने महसूस किया कि उसका अपना गांव ही अब उसके लिए पराया हो गया है। अगले दिन सुबह सुबह ठाकुर के आदमी कुल्हाड़ी और हथौड़े लेकर आए और शांति की छोटी सी बाड़ को तोड़ने लगे। शांति ने अपने पति की पुरानी तस्वीर को सीने से लगा लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। उसकी पीतल की थाली, एक पुरानी फटी हुई दरी और आर्यन के बचपन के खिलौने कीचड़ में सने पड़े थे। उसे गांव की सीमा से बाहर जाने का फरमान सुना दिया गया। बारिश होने लगी थी और शांति भीगती हुई अपनी झोपड़ी के मलबे को देख रही थी। उसका मानसिक संतुलन अब डगमगाने लगा था। वह न तो रो पा रही थी और न ही कुछ बोल पा रही थी। उसने एक छोटी सी पोटली में अपनी फटी साड़ियां बांधी और लड़खड़ाते कदमों से रेलवे स्टेशन की ओर चल दी। उसने सोचा कि शायद बनारस जैसे बड़े शहर में उसे कोई मदद मिल जाए। उसकी आत्मा मर चुकी थी और अब वह केवल एक शरीर के रूप में भटक रही थी। वाराणसी के रेलवे स्टेशन की भीड़ और शोर ने शांति को और भी डरा दिया। उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था और न ही कोई रहने का ठिकाना। वह स्टेशन के एक कोने में ठिठुरती हुई बैठ गई। भूख की जलन उसके पेट में होने लगी और उसे मजबूरी में आने जाने वाले मुसाफिरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। पहली बार जब उसने बाबूजी 1 रुपया दे दो कहा तो उसका गला रुंध गया। वह एक सम्मानित मां से अब एक भिखारी बन चुकी थी। दिल्ली में आर्यन आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ गई थी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत गांव जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। उसने एक चाय की दुकान पर बर्तन धोकर कुछ पैसे जुटाए। उसके मन में एक ही डर था कि उसकी मां इस लंबी चुप्पी को कैसे झेल रही होगी।
वह नहीं जानता था कि वह जिस मां के पास जा रहा है वह अब उस घर में नहीं थी। शांति का जीवन अब बनारस के घाटों और स्टेशन की धूल के बीच बीत रहा था। उसे रोज अपमान सहना पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आर्यन की छवि बसी थी। वह हर आने वाली ट्रेन को इस उम्मीद में देखती थी कि शायद उसका बेटा उसमें से उतरेगा। उसकी त्वचा धूप में काली पड़ गई थी और बाल उलझ गए थे। लोग उसे एक पागल बुढ़िया समझकर नजरअंदाज कर देते थे। उसकी ममता अब केवल उसकी प्रार्थनाओं में ही जीवित बची थी। ठाकुर महेंद्र ने शांति के घर पर कब्जा करके वहां एक गोदाम बनवा लिया था। उसने आर्यन के आने वाले हर पत्र को जला दिया ताकि कोई सुराग न मिले। उसने गांव में यह घोषित कर दिया कि शांति मर चुकी है। गांव के लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे थे। रतनपुर की वह छोटी सी दुनिया जहां कभी शांति की हंसी गूंजती थी, अब एक खामोश कब्रिस्तान की तरह हो गई थी। बुराई ने अपनी जड़ें जमा ली थीं और सच्चाई कहीं गहरी दफन हो गई थी। आर्यन ने यूपीएससी की अंतिम सूची में अपना नाम देखा। वह पूरे भारत में अव्वल आया था। उसकी इस सफलता की खबर अखबारों में छपी, लेकिन शांति तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। वह अब एक जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त हो चुका था। उसने अपनी पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में मांगी ताकि वह जल्द से जल्द अपनी मां के पास पहुंच सके। उसे लगा कि वह अपनी मां को सबसे बड़ी खुशी देने जा रहा है, लेकिन हकीकत बहुत भयानक थी। शांति स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी एक सूखी रोटी का टुकड़ा चबा रही थी, जो किसी दयालु यात्री ने उसे दिया था। उसके पास अब अपनी पहचान बताने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह बस एक परछाई बनकर रह गई थी, जो केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में गरीबी और इंतजार की एक लंबी कहानी छिपी थी। किस्मत का चक्र घूम चुका था और अब वह घड़ी करीब आ रही थी जब बेटा अपनी मां से मिलेगा। रतनपुर की वह मिट्टी जहां शांति ने अपना पूरा जीवन बिताया था, आज उसे पराया महसूस हो रहा था। जब ठाकुर महेंद्र के गुंडों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाला तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा सन्नाटा छा गया था। उसने अपनी फटी हुई पोटली को सीने से सटा लिया, जिसमें केवल एक पुरानी फोटो और कुछ यादें बची थीं। गांव के लोग अपने घरों की खिड़कियों से तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसका हाथ नहीं पकड़ा। वह सड़क पर अकेली खड़ी थी और उसका घर अब टूट चुका था। बनारस जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के जनरल डिब्बे में शांति एक कोने में सिमट कर बैठ गई थी। डिब्बे में लोगों की भारी भीड़ थी और पसीने की गंध हवा में घुली हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके कानों में अभी भी ठाकुर की गालियां और अपनी झोपड़ी के टूटने की आवाज गूंज रही थी। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो उसे लगता कि शायद उसका आर्यन वहीं खड़ा होगा। भूख से उसका पेट जल रहा था, लेकिन उसके पास पानी पीने तक के पैसे नहीं थे। वह बस चलती रही। जब वह वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर उतरी तो शहर के शोर और रोशनी ने उसे पूरी तरह से डरा दिया। वहां हजारों लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन शांति के लिए कोई भी अपना नहीं था। वह स्टेशन के बाहर आई और गंगा के घाटों की ओर जाने वाली पतली गलियों में भटकने लगी। ऊंचे मंदिरों के घंटे बज रहे थे और शंख की ध्वनि हवा में तैर रही थी, लेकिन शांति के लिए यह संगीत नहीं बल्कि एक दर्दनाक शोर था। उसने भगवान से पूछा कि उसकी क्या गलती थी कि उसे यह दिन देखना पड़ा। पहली रात उसने मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों के पास एक अंधेरे कोने में बिताई। पत्थरों की ठंडक उसकी हड्डियों में समा रही थी और मच्छरों का झुंड उसे सोने नहीं दे रहा था। उसके पास ओढ़ने के लिए केवल उसकी पतली साड़ी का पल्लू था। आसपास सो रहे अन्य बेसहारा लोगों की खांसी और कराहने की आवाजें उसे डरा रही थीं। उसने पूरी रात अपनी आंखों को बंद नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी वह छोटी सी पोटली भी चुरा ले जाएगा। उसका वजूद अब धीरे धीरे इस बड़े शहर में मिट रहा था। अगले दिन की दोपहर तक भूख इतनी असहनीय हो गई कि शांति के पैर डगमगाने लगे। उसने देखा कि मंदिर के बाहर लंबी कतारों में लोग बैठते थे और उन्हें मुफ्त में खाना मिलता था। वह भी उस कतार में खड़ी हो गई, लेकिन उसकी बारी आने से पहले ही खाना खत्म हो गया। वह असहाय होकर वहीं सड़क के किनारे बैठ गई
और अपनी सूखी हुई आंखों से लोगों को खाना खाते हुए देखने लगी। पेट की आग ने उसे अपनी मर्यादा और शर्म को भूलने पर मजबूर कर दिया। उसकी आत्मा रो रही थी। अपनी कांपती हुई हथेली को किसी अजनबी के सामने फैलाना शांति के लिए मौत से भी बदतर था। उसने सोचा कि जिसने कभी मेहनत की रोटी खाई थी, वह आज भीख कैसे मांग सकती है। लेकिन जब एक छोटे बच्चे ने उसे दया से देखा, तो उसकी जुबान से पहला शब्द निकला, बेटा, कुछ खाने को दे दो। उसे एक सिक्का मिला, जो जमीन पर गिर गया। उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसे अपने स्वाभिमान के टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। वह चुपचाप वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वहीं पास में एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम छोटी था, फूल बेच रही थी। उसने शांति के आंसुओं को देखा और अपनी टोकरी से एक मुरझाया हुआ फूल और आधी रोटी निकालकर उसे दे दी। छोटी खुद अनाथ थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने शांति से कहा, अम्मा, यहां रोने से कुछ नहीं होगा। यहां सबको अपना पेट खुद पालना पड़ता है। शांति ने उस बच्ची की आंखों में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दिन से छोटी और शांति के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया, जो भूख से जुड़ा था। हफ्तों बीत गए और शांति का शरीर अब जवाब देने लगा था। धूल और गंदगी के बीच रहने के कारण उसे त्वचा की बीमारियां होने लगी थीं। उसकी फटी हुई साड़ी अब चिथड़ों में बदल गई थी और उसके बाल धूल से जम गए थे। वह अब उन हजारों भिखारियों में से एक बन गई थी, जिन्हें शहर के लोग एक कीड़े की तरह देखते थे। उसकी आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। वह रोज स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर आर्यन का इंतजार करती थी, जो कभी नहीं आया। अमीर लोग रेशमी कपड़ों में मंदिरों के दर्शन करने आते थे और शांति जैसे लोगों को ठोकर मारकर निकल जाते थे। शांति ने देखा कि कैसे धर्म के नाम पर पाखंड किया जाता था, जो लोग दान के नाम पर चिल्लाते थे। वे एक गरीब बुढ़िया को एक रोटी देने में भी कतराते थे। वह सोचती थी कि क्या उसके आर्यन ने भी शहर जाकर ऐसा ही व्यवहार करना सीख लिया होगा? क्या बड़े लोग वाकई इतने क्रूर होते हैं? उसकी ममता के अंदर अब धीरे धीरे कड़वाहट भरने लगी थी, लेकिन उसका विश्वास अब भी जीवित था। कभी कभी वह पुलिस वालों या पढ़े लिखे लोगों के पास जाती और उनसे पूछती कि क्या उन्होंने कलेक्टर आर्यन के बारे में सुना है। लोग उसे पागल समझकर भगा देते थे। पुलिस वाले उसे डंडे मारकर वहां से हटा देते थे, क्योंकि वह वीआईपी इलाकों की खूबसूरती खराब कर रही थी। शांति को समझ नहीं आता था कि दिल्ली कितनी दूर है और उसका बेटा कहाँ खो गया है। उसने कई बार सोचा कि वह वापस गांव चली जाए, लेकिन उसे पता था कि अब वहां उसका कोई घर नहीं बचा था। सब कुछ खत्म था। बनारस की सर्दी बहुत ही जालिम होती थी, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सिर छुपाने की छत नहीं थी। गंगा से आने वाली ठंडी हवाएं शांति के शरीर को सुन्न कर देती थीं। उसने पुराने अखबारों और प्लास्टिक की थैलियों को जोड़कर एक बिस्तर बनाया। वह रात भर कांपती रहती थी और भगवान से बस यही कहती थी कि उसे मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखने का मौका मिल जाए। छोटी उसे कभी कभी थोड़ी चाय पिला देती थी, जिससे उसके शरीर में कुछ देर के लिए जान आ जाती थी। धीरे धीरे शांति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह रास्तों पर चलते हुए हवा से बातें करने लगती थी। वह कल्पना करती थी कि आर्यन उसके पास बैठा है और वह उसे लोरी सुना रही है। राहगीर उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे और बच्चे उसे पत्थर मारते थे। वह अब एक जीवित लाश बन चुकी थी, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई घर नहीं था। उसकी पोटली भी एक रात किसी ने चुरा ली थी। अब उसके पास केवल वह फटी हुई साड़ी और उसकी याददाश्त के कुछ टुकड़े बचे थे, जो धुंधले थे। स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 उसका स्थायी निवास बन गया था। वहां की सीमेंट की बेंच ही उसका बिस्तर थी। वह ट्रेनों के आने की आवाज सुनकर उठती और हर मुसाफिर के चेहरे में आर्यन को ढूंढती थी। उसे लगता था कि एक दिन कोई ट्रेन रुकेगी और उसका बेटा उसे पुकारेगा। लोग उसे धक्का देते, गालियां देते, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिलती थी। उसकी प्रतीक्षा अब एक तपस्या बन गई थी, जिसे केवल वह और उसकी आत्मा ही समझ सकती थी।
बाकी पूरी दुनिया के लिए वह केवल स्टेशन का कचरा थी। प्यास लगने पर वह स्टेशन के नलों से गंदा पानी पीती और भूख लगने पर कचरे के डिब्बे में फेंकी गई पत्तलों से खाना ढूंढती थी। यह वही शांति थी जो कभी अपने बेटे के लिए शुद्ध घी की रोटियां बनाती थी। गरीबी ने उसे इतना नीचे गिरा दिया था कि उसे अब अपनी बदबू का भी एहसास नहीं होता था। उसकी आत्मा ने भूख के आगे घुटने टेक दिए थे। लेकिन हर बार जब वह हार मानती, उसे आर्यन की वह कसम याद आती जो उसने उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खाई थी। वह गंगा मां के पास जाती और पूछती कि क्या सबका पाप धोने वाली नदी उसके दुखों को नहीं धो सकती। उसने देखा कि अमीर लोग सोने की थालियों में आरती उतार रहे थे, जबकि उसके पास दिया जलाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि मंदिरों में भी न्याय केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी जेबें भारी होती हैं। उसकी भक्ति अब गुस्से में बदल रही थी। फिर भी वह हर शाम डूबते सूरज को हाथ जोड़ती और अपने बेटे की लंबी उम्र और सुख की कामना दिल से करती थी। एक शाम बनारस में बहुत भयंकर बारिश हुई। पूरा स्टेशन परिसर पानी से भर गया और शांति की बेंच भी भीग गई। उसे स्टेशन के बरामदे से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वहां एक बड़े अधिकारी के आने की तैयारी चल रही थी। वह बारिश में भीगती हुई बाहर फुटपाथ पर आ गई। उसे निमोनिया जैसा महसूस हो रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने सोचा कि शायद आज उसकी आखिरी रात है। उसने कीचड़ में अपना सिर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, बस मौत का इंतजार करते हुए। लेकिन मौत इतनी जल्दी नहीं आने वाली थी। छोटी ने उसे कीचड़ से उठाया और एक पुरानी तिरपाल के नीचे ले गई। उसने उसे थोड़ा गर्म पानी पिलाया और अपनी फटी हुई चादर उसके ऊपर डाल दी। छोटी ने कहा, अम्मा, हिम्मत मत हारो, तुम्हारा बेटा जरूर आएगा। शांति की धुंधली आंखों में फिर से एक छोटी सी किरण जगी। उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि भगवान ने शायद छोटी को ही उसकी रक्षा के लिए भेजा है। वह जीवित रही, पर बिल्कुल बेबस। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला, शांति फिर से स्टेशन के मुख्य द्वार पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थीं। वह अब हिलने डुलने की स्थिति में भी नहीं थी, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर ही जमी थीं। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा अब एक बड़ा जिला अधिकारी बन चुका है और वह उसी शहर में आने वाला है। किस्मत के पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश और एक बड़ा मिलन दोनों तैयार हो रहे थे, जिसकी उसे खबर नहीं थी। शांति की याददाश्त में अब गांव के चित्र धुंधले हो रहे थे। उसे अब ठाकुर का चेहरा याद नहीं आता था, लेकिन उसे अपने बेटे की आवाज याद थी। वह अक्सर अपने कानों को बंद कर लेती थी क्योंकि उसे लगता था कि आर्यन उसे पुकार रहा है। इस मानसिक बीमारी ने उसे दुनिया से और भी काट दिया था। वह अब किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने हाथों की लकीरों को देखती रहती थी। उसे लगा कि उसकी किस्मत की लकीरें अब पूरी तरह से मिट चुकी हैं और वह शून्य हो गई है। स्टेशन पर वीआईपी आगमन के लिए लाल कालीन बिछाए जा रहे थे। फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी, जबकि कुछ ही दूरी पर शांति अपनी गरीबी की गंध में लिपटी बैठी थी। अधिकारियों और पुलिस वालों की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ रही थीं। सुरक्षाकर्मी भिखारियों को डंडों से मारकर पीछे हटा रहे थे। शांति को भी धक्का दिया गया और वह गिर पड़ी। उसके घुटने से खून निकलने लगा। उसने अपना कटोरा उठाया और फिर से वहीं बैठ गई, क्योंकि उसे लगा कि आज कुछ खास होने वाला है। दिन ढल रहा था और शांति की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। उसने सोचा कि क्या वह वाकई इस जिल्लत की जिंदगी के काबिल थी? क्या उसने अपने बेटे को पढ़ाकर कोई गलती की थी? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका बेटा तो उसका गौरव था। उसने अपनी सूखी हथेलियों को चेहरे पर फेरा और अपनी थकान को पी लिया। वह स्टेशन की उस भीड़ में एक पत्थर की तरह बन गई थी, जो केवल समय की मार सह रहा था। अंधेरा गहरा हो रहा था, पर उसकी उम्मीद का दिया अब भी जल रहा था। दिल्ली के उस सरकारी अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच
आर्यन की चेतना धीरे धीरे वापस लौट रही थी। सिर की चोट गहरी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उससे भी अधिक मजबूत थी। उसे धुंधला सा याद था कि उसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जाना था, लेकिन वक्त उसके हाथ से फिसल चुका था। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी, पर उसके दिमाग में अपनी मां का चेहरा घूम रहा था। वह जानता था कि उसकी मां रतनपुर में उसके एक पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, जो वह चाहकर भी नहीं भेज पा रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आर्यन के पास न तो पैसे थे और न ही कोई पहचान पत्र। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी में सफाई का काम शुरू किया, ताकि वह फिर से अपनी पढ़ाई जारी रख सके। दिन भर काम करने के बाद वह रात भर यूपीएससी की किताबों में डूबा रहता था। भूख और थकान उसके शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन मां को दिया गया वह वादा उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसने फटे हुए पन्नों पर नोट्स बनाए और पुराने अखबारों से दुनिया की खबरें पढ़ीं। उसकी मेहनत अब रंग लाने वाली थी। 3 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद जब यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ, तो पूरा देश दंग रह गया। एक अनाम लड़के ने, जिसके पास रहने को छत नहीं थी, पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था। आर्यन की फोटो अखबारों के पहले पन्ने पर थी। उसे सम्मानित करने के लिए बड़े बड़े नेता और अधिकारी आए, लेकिन उसकी आंखें केवल अपनी मां को ढूंढ रही थीं। उसने तुरंत अपने गांव रतनपुर के लिए एक पत्र लिखा और अपनी पहली तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा मनी ऑर्डर के जरिए अपनी मां को भेजने की कोशिश की। गांव के पोस्टमैन को ठाकुर महेंद्र ने पहले ही खरीद लिया था। जब आर्यन का पत्र और पैसे गांव पहुंचे, तो वे शांति के हाथों तक कभी नहीं पहुंच पाए। ठाकुर ने उन पत्रों को आग के हवाले कर दिया और मनी ऑर्डर के कागजों पर जाली दस्तखत कर दिए। वह चाहता था कि आर्यन कभी वापस न आए और उसे यह लगे कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। ठाकुर की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने आर्यन की सफलता को अपनी साजिशों के नीचे दबाने की पूरी कोशिश की, ताकि उसकी सत्ता बनी रहे। आर्यन ने कई बार गांव के लैंडलाइन नंबरों पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा यही जवाब मिला कि शांति देवी गांव छोड़कर कहीं चली गई हैं। कुछ लोगों ने, जो ठाकुर के डर में जी रहे थे, झूठ बोला कि उसकी मां किसी तीर्थ यात्रा पर गई और फिर कभी नहीं लौटी। आर्यन का दिल यह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन काम की व्यस्तता और मसूरी में कठिन प्रशिक्षण ने उसे कुछ समय के लिए बांधे रखा। वह रात भर अपनी मां के पुराने जूतों को देखकर रोता था और प्रार्थना करता था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA में प्रशिक्षण के दौरान आर्यन ने अपनी पूरी ऊर्जा काम में लगा दी। वह एक ऐसा अधिकारी बनना चाहता था जो गरीबों की आवाज सुन सके, क्योंकि उसने खुद गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसके साथियों ने उसे एक सख्त लेकिन दयालु इंसान के रूप में देखा। जब उसे कैडर आवंटित करने की बारी आई, तो उसने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का कैडर मांगा। वह अपने घर के करीब रहना चाहता था, ताकि वह खुद जाकर अपनी मां की सच्चाई का पता लगा सके। अंततः वह दिन आ ही गया जब आर्यन को जिलाधिकारी DM के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग मिली। उसे उसी जिले का प्रभार दिया गया जहां उसका गांव रतनपुर और पवित्र शहर वाराणसी स्थित था। अपनी वर्दी पहनते समय उसने आईने में खुद को देखा और उसे वह फटी हुई साड़ी याद आई जो उसकी मां पहनती थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह अपनी मां के चरणों में अपना सिर नहीं झुका देता। उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना था। वाराणसी के सर्किट हाउस में जब आर्यन का काफिला पहुंचा, तो पूरे शहर में हलचल मच गई। एक युवा और ईमानदार जिलाधिकारी के आने की खबर हर जगह फैल गई थी। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी उसके स्वागत में कतारबद्ध खड़े थे। आर्यन ने सबको सख्त निर्देश दिए कि उसे दिखावा पसंद नहीं है और वह सीधे जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। उसने गुप्त रूप से अपने निजी सचिव को रतनपुर जाकर अपनी मां के बारे में गोपनीय जानकारी जुटाने का आदेश दिया, ताकि कोई शक न करे। निजी सचिव जब रतनपुर से वापस लौटा, तो उसके पास अच्छी खबरें नहीं थीं।
उसने बताया कि ठाकुर महेंद्र ने शांति देवी की जमीन हड़प ली है और उन्हें गांव से अपमानित करके निकाल दिया गया है। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खून खौलने लगा, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। उसे समझ आ गया था कि उसकी मां अब कहां हो सकती है। उसने वाराणसी के हर रैन बसेरे, घाट और रेलवे स्टेशन की तलाशी लेने का फैसला किया। उसे अपनी मां को हर हाल में ढूंढना ही था। एक रात आर्यन सो नहीं सका। उसने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ी और साधारण कपड़ों में शहर का दौरा करने निकला। उसने देखा कि कैसे हजारों बेसहारा लोग फुटपाथ पर ठिठुर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां भी इसी भीड़ का हिस्सा हो सकती है। उसने हर भिखारी के चेहरे को गौर से देखा, हर बूढ़ी औरत की आंखों में अपनी मां की छवि ढूंढी। अंधेरी रातों में वाराणसी की गलियां उसे और भी डरावनी लग रही थीं, जहां गरीबी और अमीरी का फासला केवल एक ऊंची दीवार का था। अगले दिन सुबह आर्यन ने रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया। आधिकारिक तौर पर यह सुरक्षा जांच थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपने साथ लिया। स्टेशन पर वीआईपी हलचल शुरू हो गई। सफाई कर्मी फर्श चमकाने लगे और सुरक्षाकर्मी भिखारियों को डंडों से खदेड़ने लगे। आर्यन ने जब यह देखा तो उसने पुलिस वालों को तुरंत रोका और कहा कि वे किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार न करें, चाहे वह गरीब ही क्यों न हो। स्टेशन के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उसे फूलों की महक और धूप की गर्मी महसूस हुई। वहां हजारों यात्रियों की भीड़ थी। आर्यन की नजरें हर कोने को छान मार रही थीं। तभी उसे दूर एक कोने में एक खंभे के सहारे बैठी एक बेहद कमजोर और फटेहाल महिला दिखाई दी। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे और वह एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा हाथ में लिए कांप रही थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे उस चेहरे में कुछ ऐसा दिखा जो उसकी आत्मा को झकझोर गया। जैसे जैसे आर्यन उस महिला की ओर बढ़ा, अधिकारियों में कानाफूसी होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिला मजिस्ट्रेट एक भिखारिन की ओर क्यों जा रहे हैं। आर्यन के कदम भारी हो रहे थे और उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। वह महिला अपनी गर्दन झुकाए हुए थी। शायद उसे डर था कि पुलिस उसे वहां से हटा देगी। आर्यन ने देखा कि उसकी मां की वही पुरानी पहचान उसके दाहिने हाथ की कलाई पर एक छोटा सा तिल धूल के नीचे दबा हुआ अभी भी चमक रहा था। शांति ने आहट सुनी और धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। उसे बस एक धुंधली सी वर्दी और एक लंबा सा साया दिखाई दिया। उसने कांपते हुए अपनी हथेली फैलाई और धीमी आवाज में कहा, साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 1 रुपया दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह आवाज जो कभी उसे लोरी सुनाती थी, अब इतनी टूट चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। आर्यन वहीं पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा रह गया। उसका सारा गर्व और पद मिट्टी में मिल गया। भीड़ जमा हो गई थी और कैमरे चमकने लगे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शहर का सबसे शक्तिशाली आदमी एक भिखारी के सामने खड़ा है। आर्यन के गले में एक गोला सा फंस गया था। उसने धीरे से अपना हाथ मां की ओर बढ़ाया और उसका कटोरा नीचे गिर गया। सिक्के फर्श पर बिखर गए, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं था। आर्यन ने अपनी वर्दी की परवाह किए बिना वहीं धूल भरी जमीन पर अपने घुटने टेक दिए। उसने मां के गंदे पैरों को अपने हाथों में ले लिया। शांति डर गई। उसे लगा कि शायद उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसने अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की और गिड़गिड़ाने लगी, साहब, मुझे मत मारो, मैं यहां से चली जाऊंगी, बस मेरा कटोरा दे दो। आर्यन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मां, मैं हूं तुम्हारा आर्यन, तुम्हारा बेटा लौट आया है। पूरा स्टेशन परिसर अचानक शांत हो गया। शांति की आंखों में एक अजीब सा झटका लगा, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी कर दी हो। उसने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा छूने की कोशिश की। आर्यन, मेरा बेटा। शांति की आवाज में एक ऐसी तड़प थी
जिसने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दीं। उसने जब अपने बेटे की वर्दी और उसकी टोपी पर लगा अशोक स्तंभ देखा तो उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है। उसने आर्यन के चेहरे को अपने गंदे आंचल से पोंछना शुरू किया, जैसे वह अभी भी छोटा बच्चा हो। आर्यन ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और एक जिला मजिस्ट्रेट की गरिमा भूलकर एक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। अधिकारियों और पुलिस वालों ने सम्मान में अपने सिर झुका लिए। जो पुलिसकर्मी कुछ देर पहले उसे डंडा दिखा रहे थे, वे अब शर्म से जमीन देख रहे थे। आर्यन ने अपनी मां को सहारा देकर खड़ा किया। उसने अपनी महंगी रेशमी रुमाल से मां के हाथ साफ किए। उसने आदेश दिया कि उसकी सरकारी गाड़ी को सीधे प्लेटफॉर्म के पास लाया जाए। लोग हैरत से देख रहे थे कि कैसे एक भिखारिन को जिला मजिस्ट्रेट अपनी बाहों में सहारा देकर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी की ओर ले जा रहा है। गाड़ी में बैठते समय शांति ने मुड़कर उस छोटे से कोने को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन 3 साल बिताए थे। उसने छोटी को भीड़ में ढूंढा, वह फूल वाली लड़की जो उसकी एकमात्र सहारा थी। आर्यन ने समझ लिया और छोटी को भी साथ चलने का आदेश दिया। उस दिन वाराणसी के रेलवे स्टेशन ने एक ऐसा दृश्य देखा जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। गरीबी और पद के बीच की दीवार ढह चुकी थी और न्याय की एक नई सुबह शुरू होने वाली थी। सरकारी गाड़ी की मखमली सीटों पर बैठी शांति को सब कुछ एक भ्रम जैसा लग रहा था। उसकी फटी हुई साड़ी और शरीर से आती दुर्गंध उस महंगी गाड़ी की खुशबूदार हवा के साथ एक अजीब मेल पैदा कर रही थी। आर्यन ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वह डर रहा हो कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो उसकी मां फिर से ओझल हो जाएगी। सड़क पर लोग उस लाल बत्ती वाली गाड़ी को सम्मान से देख रहे थे, लेकिन उसके अंदर बैठा जिलाधिकारी आज केवल एक बेबस बेटा था जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही काफिला जिलाधिकारी के बंगले के विशाल गेट के अंदर दाखिल हुआ, वहां तैनात संतरियों ने तपाक से सलाम ठोका। बंगले की भव्यता देखकर शांति की आंखों में एक अजीब सा डर समा गया। उसे लगा कि वह इस जगह के लायक नहीं है और उसके गंदे पैरों से यह साफ फर्श मैला हो जाएगा। आर्यन ने उसकी हिचकिचाहट को समझा और बड़े प्यार से उसे सहारा देकर अंदर ले गया। घर के नौकर चाकर अपनी नई मालकिन को देख रहे थे, जो कल तक सड़क पर भीख मांग रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर सन्नाटा और सम्मान दोनों थे। आर्यन ने अपनी मां को एक आरामदायक सोफे पर बिठाया और खुद फर्श पर बैठ गया। उसने एक पीतल के बर्तन में गर्म पानी मंगवाया और अपने हाथों से अपनी मां के उन पैरों को धोना शुरू किया जिन पर दरारें पड़ गई थीं और वाराणसी की धूल जमी हुई थी। अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक सख्त नजर से उन्हें चुप करा दिया। शांति की आंखों से ममता के आंसू बह रहे थे और वह अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा आज इतना बड़ा साहब बन गया है। रसोई घर से ताजी रोटियों और दाल की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। जब शांति के सामने चांदी की थाली में 56 भोग सजाकर लाए गए तो उसकी भूख जैसे अचानक मर गई। वर्षों से सूखी रोटियां और बचा कुचा खाना खाने वाली उस औरत को इतने सम्मान के साथ भोजन करना एक चमत्कार लग रहा था। उसने कांपते हाथों से एक निवाला तोड़ा और उसे आर्यन के मुंह में दिया। मां बेटे का वह पहला निवाला आंसुओं से भीगा हुआ था। उस पल बंगले की दीवारें भी इस भावुक मिलन की गवाह बनी और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। भोजन के बाद जब शांति को एक शानदार कमरे में ले जाया गया तो उसने चुपके से एक रोटी अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली। वर्षों की कंगाली ने उसके मन में यह डर बिठा दिया था कि शायद कल फिर उसे खाना न मिले। आर्यन ने जब यह देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने मां को गले लगाया और धीरे से कहा, मां, अब तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, यह सब तुम्हारा ही है। शांति की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जो बताता था कि गरीबी के जख्म केवल अच्छे कपड़ों और खाने से नहीं भरते। रात के सन्नाटे में जब शहर की लाइटें चमक रही थीं
आर्यन अपनी मां के बिस्तर के पास जमीन पर बैठा था। शांति ने धीरे धीरे उन काली रातों का सच बताना शुरू किया जो उसने रतनपुर में बिताई थी। उसने बताया कि कैसे ठाकुर महेंद्र ने धोखे से उसके अंगूठे के निशान लिए और उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। शांति की आवाज कांप रही थी जब उसने बताया कि गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसकी चीखें नहीं सुनी। आर्यन की मुट्ठियां भिंज गईं और उसकी आंखों में इंसाफ की एक ठंडी आग जलने लगी। उसे न्याय करना था। शांति ने बताया कि ठाकुर ने उसके पति के नाम पर एक झूठा कर्ज बनाया था जो कभी लिया ही नहीं गया था। उसने आर्यन के उन सभी पत्रों का जिक्र किया जो कभी उस तक पहुंचे ही नहीं। ठाकुर ने पूरे गांव में यह झूठ फैला दिया था कि आर्यन शहर जाकर बिगड़ गया है और उसने अपनी मां को त्याग दिया है। यह सुनकर आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी मां ने केवल गरीबी ही नहीं झेली बल्कि उसे उस बेटे की बेवफाई का कलंक भी सहना पड़ा जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। यह सच किसी घाव की तरह गहरा था। अपनी कहानी सुनाते हुए शांति ने अपनी कलाई पर लगा एक पुराना निशान दिखाया। उसने बताया कि जब उसने घर की चाबियां देने से मना किया था तो ठाकुर के आदमियों ने उसे बेरहमी से घसीटा था। उस रात वह गांव की गलियों में भीख मांगती रही लेकिन सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। आर्यन को याद आया कि वह दिल्ली के अस्पताल में बेबस पड़ा था जबकि उसकी मां यहां दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसे अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था लेकिन अब उसके पास कानून की ताकत थी और वह सब कुछ बदलने को तैयार था। अगली सुबह आर्यन ने अपने कार्यालय के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों को तलब किया। उसने अपनी निजी भावनाओं को एक तरफ रखा और एक सख्त जिला मजिस्ट्रेट का मुखौटा पहन लिया। उसने आदेश दिया कि ठाकुर महेंद्र और उसके सहयोगियों के खिलाफ तुरंत जांच शुरू की जाए और उनकी अवैध संपत्तियों का ब्यौरा निकाला जाए। उसने तय किया कि वह खुद रतनपुर जाएगा लेकिन एक बेटे के रूप में नहीं बल्कि उस कानून के रूप में जो गरीबों का मसीहा होता है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था जिसने पूरे प्रशासन को सतर्क कर दिया था कि अब न्याय होने वाला है। फूल बेचने वाली छोटी अब बंगले की नई सदस्य बन चुकी थी। उसे नए कपड़े दिए गए और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्ही परी अचानक स्वर्ग में आ गई हो। वह शांति के पास बैठी रहती और उसे पुरानी बातें याद दिलाती ताकि उसका मन बहल सके। शांति को भी छोटी के रूप में वह बेटी मिल गई थी जिसने उसकी सबसे अंधेरी रातों में साथ दिया था। आर्यन ने छोटी की पढ़ाई का पूरा इंतजाम करने का वादा किया। बंगले के माहौल में अब दुख की जगह धीरे धीरे आशा और कृतज्ञता की महक आने लगी थी। जिलाधिकारी द्वारा अपनी मां को स्टेशन से बचाए जाने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई थी। स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर आर्यन को एक आदर्श पुत्र और सच्चा नायक बताया जा रहा था। रतनपुर गांव में भी यह खबर बिजली की तरह गिरी। जहां ठाकुर महेंद्र के पसीने छूटने लगे थे, लोग अब खुलकर ठाकुर के खिलाफ बोलने लगे थे और शांति के प्रति अपनी सहानुभूति जता रहे थे। सत्ता का संतुलन अब बदल रहा था और अन्याय की जो दीवार ठाकुर ने खड़ी की थी वह अब हिलने लगी थी। डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे शांति की देखभाल कर रही थी। सालों के कुपोषण और मानसिक तनाव के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। आर्यन बार बार अपनी फाइलें छोड़कर उसके कमरे में आता और उसकी नब्ज टटोलता। उसे डर था कि कहीं उसने अपनी मां को फिर से पाने के बाद खो न दे। शांति अक्सर नींद में बड़बड़ाती थी कि उसे स्टेशन जाना है वरना ट्रेन छूट जाएगी। आर्यन उसका हाथ थाम लेता और उसे यकीन दिलाता कि अब उसका सफर खत्म हो गया है और वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गई है। आर्यन अपनी मेज पर रखे अशोक स्तंभ को देख रहा था और सोच रहा था कि यदि वह एक बड़ा अधिकारी न बनता तो क्या वह कभी अपनी मां को ढूंढ पाता। उसे उन लाखों शांति जैसी माताओं का ख्याल आया जो आज भी स्टेशनों और फुटपाथों पर गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। उसकी मां की पीड़ा ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था। उसने तय किया कि वह जिले के हर वृद्ध
और बेसहारा व्यक्ति के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा। उसका व्यक्तिगत दुख अब एक सामाजिक क्रांति का आधार बन रहा था। वह केवल एक बेटा नहीं, संरक्षक बन चुका था। रात के तीसरे पहर जब शांति गहरी नींद में थी, आर्यन ने उसके चेहरे की झुर्रियों को गौर से देखा। हर झुर्रियां एक संघर्ष की कहानी कह रही थी। उसने मां के माथे को चूमा और खिड़की से बाहर चमकते तारों को देखा। उसने महसूस किया कि आज उसकी मां के चेहरे पर वर्षों बाद एक शांति थी। कल का सूरज रतनपुर के लिए न्याय का संदेश लेकर आने वाला था। उसने अपनी वर्दी को मेज पर रखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू होनी बाकी थी। जहां उसे अधर्म का नाश करना था। जैसे ही भोर की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, आर्यन ने अपनी मां के लिए खुद चाय बनाई। शांति ने जब उसे चाय लाते देखा तो उसकी आंखों में फिर से ममता के आंसू छलक आए। उसने आर्यन को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मुझे अब कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन पहले मुझे उन लोगों को सबक सिखाना है जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए थे। उस सुबह की हवा में बदले और न्याय की एक नई सुगंध घुली हुई महसूस हो रही थी। आर्यन ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि रतनपुर के भूमि अभिलेखों की बारीकी से जांच की जाए। उसे पता चला कि ठाकुर महेंद्र ने कई विधवाओं और असहाय किसानों की जमीन पर भी कब्जा कर रखा था। वह केवल अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि उन सभी पीड़ितों के लिए न्याय चाहता था जिन्होंने ठाकुर का अत्याचार सहा था। उसने जिला अभियोजक के साथ लंबी बैठक की और सभी कानूनी पहलुओं को मजबूत किया ताकि आरोपी किसी भी सूरत में बच न सके। आर्यन के भीतर का जिलाधिकारी अब एक योद्धा की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जब शांति को पता चला कि आर्यन ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, भगवान पर छोड़ दो, उसका न्याय सबसे बड़ा है। लेकिन आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा कि धर्म और न्याय की स्थापना करना ही एक शासक का असली कर्तव्य है। उसने कहा कि यदि वह आज ठाकुर को माफ कर देता है, तो वह कल किसी और गरीब मां को सड़क पर ला देगा। शांति ने अपने बेटे के इरादों में वह सच्चाई देखी जो उसने ही उसे बचपन में सिखाई थी। उसने चुप्पी साध ली और आशीर्वाद दिया। रतनपुर जाने की खबर सुनते ही प्रशासन में खलबली मच गई। आर्यन ने फैसला किया कि वह खुद गांव जाकर मौके पर फैसला सुनाएगा। उसने अपनी सरकारी फाइलें तैयार की और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वह चाहता था कि पूरा गांव देखे कि न्याय कैसे किया जाता है और शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए कैसे होता है। शांति का दिल धड़क रहा था। उसे वह घर याद आ रहा था जहां उसकी यादें बसी थीं। वह डरी हुई थी, लेकिन अपने बेटे के साथ होने के कारण उसे एक नई शक्ति का अनुभव हो रहा था। जिलाधिकारी के कार्यालय में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की गूंज थी। कर्मचारी आर्यन के काम करने के तरीके से प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी ने एक अधिकारी को और भी मानवीय बना दिया था। आर्यन ने अपने दफ्तर की दीवार पर अपनी मां की एक पुरानी फोटो लगा दी थी ताकि वह हमेशा अपने मूल को याद रख सके। वह जनता की फरियाद सुनते समय अपनी मां के दर्द को याद करता था। इससे उसके फैसलों में एक अनोखी निष्पक्षता और दया आ गई थी जो लोगों के दिलों को गहराई से छू रही थी। चैप्टर के अंत में आर्यन और शांति एक साथ बरामदे में बैठे थे और आकाश के तारों को देख रहे थे। आर्यन ने वादा किया कि कल का दिन उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू करेगा। शांति ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और पहली बार उसे चैन की नींद आई। उसे अब भूखे रहने का डर नहीं था और न ही स्टेशन की पुलिस का खौफ था। उसने महसूस किया कि उसके बेटे की सफलता केवल एक पद नहीं, बल्कि उसकी बरसों की तपस्या का फल था। अंधेरी रात बीत चुकी थी और न्याय का सूरज उगने को बेताब था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रतनपुर की धूल भरी सड़कों पर पड़ीं, तो गांव का शांत माहौल सायरनों की गूंज से अचानक दहल उठा।
नीली बत्ती वाली गाड़ियों का लंबा काफिला धीरे धीरे गांव की मुख्य गली की ओर बढ़ रहा था, जिससे धूल का एक विशाल गुब्बार उड़ रहा था। आर्यन अपनी आधिकारिक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिल में यादों का एक जबरदस्त ज्वार उमड़ रहा था। यह वही रास्ता था जहां से वह 3 साल पहले नंगे पांव और एक फटी हुई कमीज में निकला था। आज वह एक शक्तिशाली जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी मां के खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए लौट रहा था। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे और पूरी तरह से हैरानी के साथ इस बड़े तामझाम को देख रहे थे। किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इन चमचमाती गाड़ियों के अंदर आखिर कौन बैठा है। जब काफिला गांव के उस पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास रुका, तो वहां अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, उसकी काली वर्दी और चेहरे पर छाई असीम गंभीरता ने सबको बुरी तरह डरा दिया। गांव के वे बुजुर्ग, जो कभी उसे गरीब शांति का लाचार लड़का कहकर बुलाते थे, अब उसके सामने आदर से हाथ जोड़कर खड़े थे। ठाकुर महेंद्र अपनी ऊंची हवेली के विशाल बरामदे में बैठकर आराम से हुक्का पी रहा था। पुलिस के सायरन की तेज आवाज सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी शिकन पड़ी, लेकिन उसे अपनी राजनीतिक ताकत और धन पर अटूट घमंड था। जब उसने देखा कि पुलिस का भारी घेरा उसके उस नए गोदाम की तरफ बढ़ रहा है जो शांति की जमीन पर बना था, तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर आया। उसने सोचा कि शायद यह कोई मामूली जांच होगी जिसे वह हमेशा की तरह रिश्वत देकर आसानी से दबा देगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े आर्यन पर पड़ी, उसके हाथ से हुक्का अचानक छूटकर गिर गया। आर्यन ने अपनी आंखों में निजी नफरत नहीं, बल्कि कानून की वह ठंडी और अचूक शक्ति रखी थी जो किसी भी बड़े अपराधी की रूह को झकझोर देती है। उसने सीधे ठाकुर की आंखों में झांका और बहुत ही कड़कती आवाज में पूछा, ठाकुर महेंद्र, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है कि इस पवित्र जमीन पर किसका घर था? ठाकुर ने हकलाते हुए कुछ झूठा जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही फंस गए। उसने जाली कागजात दिखाने की बात कही, लेकिन आर्यन ने पहले ही तहसीलदार को सरकारी रिकॉर्ड और डिजिटल मैप लाने का सख्त आदेश दे दिया था। गांव के लोग अब धीरे धीरे निडर होकर पास आने लगे थे। उनकी सहमी हुई आंखों में एक नई उम्मीद की किरण साफ चमक रही थी। आर्यन ने वहीं खड़े होकर ऐलान किया कि इस जमीन के सभी पुराने सौदों की बारीकी से दोबारा जांच की जाएगी। तहसीलदार ने जब पुराने बही खाते खोले, तो साफ हो गया कि ठाकुर ने शांति के अंगूठे के निशान धोखे से लिए थे। आर्यन ने तुरंत आदेश दिया कि इस गोदाम को सील कर दिया जाए और इसके अंदर रखा सारा अवैध अनाज जब्त कर लिया जाए। ठाकुर के गुर्गे, जो हमेशा डराते थे, अब पुलिस की लाठियां देखकर वहां से दुबककर भागने लगे। तभी आर्यन ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद खोला और अपनी मां शांति का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। जब गांव वालों ने शांति को एक रानी की तरह महंगी गाड़ी से उतरते देखा, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। शांति की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि अपने बेटे की सफलता का गौरव था। उसने उस जमीन को छुआ जहां कभी उसकी छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। गांव की महिलाएं, जो कभी शांति को भीख मांगते देख मुंह फेर लेती थीं, अब शर्म से अपना सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी होकर फुसफुसा रही थीं। शांति ने धीरे धीरे चलते हुए उस मलबे को देखा जिसे ठाकुर ने गोदाम बनाने के लिए उजाड़ दिया था। आर्यन ने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में कहा, आज इस गांव के सामने मैं यह घोषणा करता हूं कि न्याय केवल किताबों में नहीं होता, वह धरातल पर भी दिखता है। उसने पुलिस अधीक्षक को इशारा किया और ठाकुर महेंद्र की कलाई में हथकड़ी लगा दी गई। ठाकुर चिल्लाता रहा कि वह ऊपर तक पहुंच रखता है, लेकिन आर्यन ने साफ कर दिया कि कानून के हाथ उसकी पहुंच से कहीं ज्यादा लंबे और मजबूत हैं। गांव के कुछ युवा लड़के अब चिल्लाने लगे, शांति अम्मा की जय, आर्यन साहब की जय। यह सुनकर शांति के सूखे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। उसने देखा कि कैसे वक्त का पहिया घूम चुका था। जो लोग कल तक उसे पत्थर मारते थे,
वे अब उसके चरणों में फूल चढ़ाने को तैयार थे। लेकिन शांति का मन अब भी उन दिनों की यादों में उलझा था, जब वह भूखी प्यासी इसी धूल में सोई थी। उसने महसूस किया कि पद और पैसा सम्मान तो दे सकते हैं, लेकिन वर्षों के जख्म केवल प्रेम और न्याय ही भर सकते हैं। आर्यन ने उसी समय निर्देश दिया कि इस जमीन पर एक विशाल मातृ सदन बनाया जाएगा, जहां गांव की बेसहारा और बुजुर्ग महिलाओं को आश्रय मिलेगा। उसने कहा कि यह भवन उसकी मां के उन संघर्षों का प्रतीक होगा जो उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सहे थे। ठाकुर की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गांव का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। लोग अब आपस में बात कर रहे थे कि कैसे एक मां की तपस्या ने पूरे गांव की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी है। शाम होने को थी और सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए डूब रहा था। आर्यन और शांति उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे जहां आर्यन ने कभी कसम खाई थी। शांति ने पेड़ को सहलाया और बुदबुदाई, देख बाबा, मेरा बेटा अपनी बात का पक्का निकला। आर्यन ने अपनी मां को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि कलेक्टर बनने की असली खुशी लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं, बल्कि अपनी मां की आंखों में सुकून देखने में है। रतनपुर के इतिहास में यह दिन हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। ठाकुर महेंद्र को जब पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तो उसने मुड़कर अंतिम बार शांति की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह अहंकार नहीं, बल्कि हार का गहरा खौफ था। उसने देखा कि वह गरीब बुढ़िया, जिसे उसने पैरों की जूती समझा था, आज पूरे जिले की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। कर्मा का सिद्धांत आज सबके सामने सच साबित हुआ था। गांव के छोटे बच्चों ने पुलिस की गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए खुशी मनाई, जैसे उन्होंने किसी दुष्ट दानव के अंत का जश्न मनाया हो। रात को जिलाधिकारी के अस्थायी शिविर में शांति को बड़े ही आदर के साथ बिठाया गया। गांव की वही औरतें जो कभी उसे कोसती थीं, अब उसके लिए शुद्ध घी का हलवा और ताजा खाना लेकर आई थीं। शांति ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने बस शांति से सबको आशीर्वाद दिया। आर्यन ने देखा कि उसकी मां का दिल अभी भी उतना ही विशाल है जितना पहले था। उसने अपनी मां से सीखा कि शक्ति का असली उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि सुधार करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना होता है। अगले दिन आर्यन ने गांव की चौपाल पर एक खुली अदालत लगाई। उसने गांव के उन सभी लोगों की समस्याएं सुनी जिनके साथ ठाकुर ने अन्याय किया था। एक एक करके किसान अपनी व्यथा सुनाने लगे और आर्यन ने मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। लोगों को यकीन होने लगा कि अब रतनपुर में अंधेर नगरी का अंत हो गया है। शांति वहीं एक तरफ बैठी अपने बेटे को काम करते देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके पति की आत्मा आज ऊपर से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रही है। प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आर्यन ने अपनी मां से पूछा कि क्या वह वापस शहर चलना चाहती है। शांति ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी पुरानी जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, मेरा जीवन इसी मिट्टी में शुरू हुआ था और यहीं खत्म होगा। अब जब तुमने यह न्याय की स्थापना कर दी है, तो मैं यहीं रहकर उन औरतों की सेवा करना चाहती हूं जो मेरी तरह बेसहारा हैं। आर्यन की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने अपनी मां के फैसले का सम्मान किया और वादा किया। आर्यन ने तय किया कि वह इस गांव को एक मॉडल विलेज बनाएगा। उसने स्कूल की मरम्मत, अस्पताल की स्थापना और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए तुरंत फंड जारी कर दिए। वह जानता था कि उसकी मां का सपना केवल उसे बड़ा आदमी बनाना नहीं था, बल्कि समाज को बेहतर बनाना था। गांव के लोगों ने संकल्प लिया कि वे अब कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रतनपुर की हवा अब पहले से कहीं अधिक शुद्ध और उम्मीदों से भरी हुई महसूस हो रही थी, जहां हर घर में एक दिया जल रहा था। शहर वापस लौटते समय आर्यन ने अपनी मां के पैर छुए। उसने देखा कि अब उसकी मां की आंखों में वह स्टेशन वाली बेचारगी नहीं थी। शांति अब एक आत्मनिर्भर और सशक्त महिला के रूप में खड़ी थी, जिसके पीछे पूरा जिला प्रशासन और कानून की ताकत थी। जैसे ही आर्यन की गाड़ी गांव की सीमा से बाहर निकली, उसने पीछे मुड़कर देखा।
बरगद का वह पेड़ अभी भी वैसे ही अड़े खड़ा था, जैसे एक मूक गवाह जो आने वाली पीढ़ियों को कर्मा और अटूट विश्वास की यह गाथा सुनाएगा। स्टेशन के उन अंधेरे कोनों से निकलकर जिलाधिकारी के बंगले तक का सफर सिर्फ आर्यन का नहीं था, बल्कि यह हर उस मां का था जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। आर्यन ने अपनी गाड़ी की खिड़की बंद की और भविष्य की नई योजनाओं में खो गया। उसे पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है, जहां उसे हर शांति को उसका हक दिलाना है। कर्मा का चक्र अब पूरा हो चुका था, लेकिन न्याय की यात्रा तो अभी बस शुरू ही हुई थी। वाराणसी के जिला मुख्यालय में अब रौनक कुछ अलग ही थी। आर्यन ने अपने कार्यालय को केवल फाइलों का ढेर नहीं रहने दिया, बल्कि उसे न्याय का एक जीवित केंद्र बना दिया था। शांति अब बंगले की चारदीवारी में कैद नहीं थी, बल्कि वह अक्सर गांव रतनपुर और शहर के रैन बसेरों का दौरा करती थी। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो स्टेशन की उस अंधेरी रात में दिखा था। उसने अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को दूसरों की सेवा में लगाने का एक बड़ा और साहसी निर्णय लिया था। उसका वजूद अब गौरव से भरा हुआ था। रतनपुर में जिस जमीन पर कभी ठाकुर महेंद्र का अवैध गोदाम खड़ा था, वहां अब शांति मात्र सदन की भव्य इमारत आकार ले रही थी। आर्यन ने खुद नींव की पहली ईंट रखी थी और मां ने अपने कांपते हाथों से वहां गंगाजल छिड़का था। यह भवन केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि उन हजारों माताओं की उम्मीद थी जिन्हें उनके अपनों ने बीच राह में छोड़ दिया था। गांव के लोग अब वहां स्वेच्छा से श्रमदान करने आते थे। नफरत की जगह अब सामूहिक जिम्मेदारी और प्रेम की अटूट भावना ने ले ली थी। आर्यन ने जिले में एक विशेष वृद्ध सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की, जिसका मुख्य काम सड़क पर रहने वाले बुजुर्गों की पहचान करना था। उसने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी बेसहारा व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। अब स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर पुलिसकर्मी लाठी लेकर नहीं, बल्कि कंबल और भोजन के पैकेट लेकर जाते थे। प्रशासन का यह मानवीय चेहरा देखकर शहर के लोग दंग थे। आर्यन जानता था कि कानून की असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि कमजोरों को सहारा देने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने में निहित होती है। जेल की सलाखों के पीछे ठाकुर महेंद्र अब अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन उसका पछतावा बहुत देर से आया था। उसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई थी और उसका वर्षों पुराना रसूख मिट्टी में मिल गया था। कर्मा का सिद्धांत अटल है। जो बीज उसने बोया था, वही फसल उसे काटनी पड़ी। उसके अपने सगे संबंधियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया था। वह अब उसी अकेलेपन और जिल्लत को महसूस कर रहा था जो उसने कभी शांति को दी थी। न्याय की चक्की धीरे चलती है, पर वह बहुत बारीक पीसती है। फूल बेचने वाली छोटी अब स्कूल जाने लगी थी और उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा था। आर्यन ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह माना और उसके रहने के लिए एक सुरक्षित छात्रावास का प्रबंध किया। छोटी अक्सर शांति के पास आती और अपनी पढ़ाई की कहानियां सुनाती थी। वह बच्ची जो कभी स्टेशन की गंदगी में जीती थी, अब ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। शांति को उसमें अपना बचपन और आर्यन की मेहनत दोनों की झलक दिखती थी। एक मासूम जीवन बच गया था और कई और संवरने वाले थे। एक शाम आर्यन अपनी मां के साथ गंगा के पवित्र घाट पर बैठा था, जहां हजारों दिए पानी की लहरों पर तैर रहे थे। आरती की आवाज और शंख की ध्वनि मन को अपार शांति प्रदान कर रही थी। शांति ने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा संघर्ष सफल हो गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मां के कंधे पर सिर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता डीएम बनने में नहीं, बल्कि अपनी मां की आंखों में यह संतोष देखने में है। गंगा की लहरें मानो उनकी पावन गाथा को सागर तक ले जा रही थीं। गांव रतनपुर अब एक मिसाल बन चुका था, जहां हर बच्चा आर्यन की तरह बनने का सपना देखता था। माताओं ने अपने बेटों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और शिक्षा का महत्व घर घर पहुंच गया था। शांति का बलिदान अब कहानियों में बदल गया था, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती थी। दुख के बादल पूरी तरह छंट चुके थे और
सुनहरी धूप ने जीवन को फिर से रोशन कर दिया था। समाज में आए इस बदलाव ने साबित कर दिया कि यदि नीयत साफ हो तो एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आर्यन ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू की। उसने बिचौलियों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त कर दिया ताकि किसी और शांति का हक न छीना जा सके। अब पेंशन के पैसे सीधे विधवाओं के खातों में पहुंचते थे और राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। लोग उसे जनता का कलेक्टर पुकारने लगे थे। उसका कार्यालय अब पीड़ितों के लिए एक मंदिर के समान पवित्र हो गया था। शक्ति का सही उपयोग ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और स्थायी पहचान बन गई थी। शांति के चेहरे पर अब झुर्रियां तो थीं, लेकिन उनमें अब दर्द की जगह अनुभवों की सुंदरता थी। वह रोज शाम को अपनी बालकनी से ढलते हुए सूरज को देखती और अपने दिवंगत पति को याद करती। उसे अब इस बात का कोई मल्लाल नहीं था कि उसने 3 साल स्टेशन पर बिताए। वह मानती थी कि उन कष्टों ने ही उसे और आर्यन को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। उसका विश्वास अटूट था कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुंदर सवेरा जरूर आता है। उसकी आत्मा अब पूरी तरह मुक्त और शांत थी। शांति मात्र सदन के उद्घाटन के दिन पूरा जिला उमड़ पड़ा था। रंग बिरंगे गुब्बारे और फूलों की सजावट ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया था। जब शांति ने फीता काटा तो तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। वहां मौजूद हर बेसहारा औरत की आंखों में एक नई चमक थी। आर्यन ने भाषण देते हुए कहा कि यह भवन उसकी मां के पैरों की धूल से बना है। उस दिन किसी की आंख सूखी नहीं थी। यह केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं, बल्कि मानवता की एक बड़ी जीत का जश्न था। समय बीतता गया और आर्यन का तबादला दूसरे जिले में हो गया, लेकिन रतनपुर के लोग उसे कभी नहीं भूल पाए। शांति अब भी वहीं रहकर उन बुजुर्गों की देखभाल करती है। उसने शहर की सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी मिट्टी की जड़ों को चुना। आर्यन हर महीने अपनी मां से मिलने आता और उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाता। उनके बीच का प्रेम अब एक ईश्वरीय भक्ति जैसा हो गया था। जीवन की आपाधापी में वे दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बने रहे। कर्मा का चक्र पूर्ण हो चुका था। इतिहास गवाह है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और प्रेम के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। शांति की भीख मांगती हुई वे तस्वीरें अब एक सबक बन गई थीं कि कभी किसी की गरीबी का मजाक न उड़ाया जाए। आर्यन के कठोर फैसलों ने भ्रष्टाचार की जड़ों को हिला दिया था। कर्मा ने अपना काम बखूबी किया। बुराई का अंत हुआ और अच्छाई का उदय हुआ। रतनपुर की वह मिट्टी अब सोना उगल रही थी, क्योंकि वहां अब न्याय और धर्म का राज स्थापित हो चुका था। वाराणसी की गलियों में आज भी वह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक बहादुर डीएम ने अपनी खोई हुई मां को स्टेशन से ढूंढ निकाला था। गंगा के किनारे लोग इस चमत्कार की चर्चा करते हैं और भगवान पर अपना विश्वास और दृढ़ करते हैं। शांति और आर्यन की यह गाथा एक आधुनिक महाकाव्य बन चुकी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में जीत हमेशा त्याग और अटूट ममता की ही होती है। यही सत्य है। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में तारों की महफिल जम गई थी। शांति ने अपनी आंखें बंद कीं और एक लंबी संतोषजनक सांस ली। उसे अपने चारों ओर खुशहाली और सुरक्षा का एहसास हो रहा था। उसका बेटा अब केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे समाज का रक्षक बन चुका था। ममता की उस लौ ने पूरे जिले को प्रकाशित कर दिया था। अंधेरा अब कभी वापस नहीं आएगा। कर्मा के इस महाकाव्य का समापन एक नई और सुनहरी सुबह के वादे के साथ हुआ। सब कुछ अब शांत था। प्रशासनिक गलियारों में भी आर्यन की कार्यशैली की चर्चा होने लगी। उसने यह साबित कर दिया कि एक अधिकारी अपनी जड़ों से जुड़कर ही वास्तविक विकास कर सकता है। शांति ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उसने सबको माफ कर दिया था। उसकी महानता ने रतनपुर के हर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया।
माँ और बेटे की इस जोड़ी ने समाज को एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें मानवता की सूरत बेहद साफ और चमक रही थी। शांति मात्र सदन की दीवारों पर आर्यन ने एक पंक्ति लिखवाई थी, माँ का आंचल ही दुनिया का सबसे सुरक्षित स्वर्ग है। वहां रहने वाली हर महिला अब खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। आर्यन अक्सर वहां जाता और उन माताओं के साथ समय बिताता। उसे उन सभी में अपनी मां का अक्स दिखाई देता था। समाज की जो कड़वाहट कभी उसकी मां ने झेली थी, उसने उसे मिठास में बदल दिया था। यह एक बेटे का अपनी मां को दिया गया दुनिया का सबसे कीमती और नायाब उपहार था। धीरे धीरे रतनपुर में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल भी बनकर तैयार हो गया। आर्यन की देखरेख में उस गांव ने इतनी तरक्की की कि वह पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया। विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी वहां की सामुदायिक व्यवस्था को देखने आने लगे। शांति उन सबको अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी की जगह दिखाती और बताती कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उसका चेहरा अब एक नई आशा का प्रतीक बन चुका था, जो कभी बुझने वाली नहीं थी। शांति और आर्यन की इस यात्रा ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ। टीवी और अखबारों में उनके इंटरव्यू आए, लेकिन वे दोनों सादगी में ही विश्वास रखते थे। आर्यन को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, पर उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उसकी मां की मुस्कान थी। उसने कभी अपने पद का घमंड नहीं किया। वह आज भी वही छोटा आर्यन था जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े सपने देखता था। उसकी मां का आशीर्वाद उसके लिए कवच बन गया था, जो उसे हर मुश्किल से बचाता था। कहानी का अंत गंगा की उसी आरती से होता है जहां से शांति के नए जीवन की शुरुआत हुई थी। आर्यन और शांति हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। गंगा की लहरें उनके पैरों को छूकर जा रही थीं। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, वे बेसहारा लोगों की सेवा करते रहेंगे। हवाओं में एक पवित्रता थी और आकाश में एक अजीब सी शांति। यह केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग का प्रारंभ था, जहां प्रेम ही सर्वोपरि है। अंतिम दृश्य में बरगद का वह पुराना पेड़ अभी भी वैसे ही अडिग खड़ा था, जैसे एक मूक गवाह जो आने वाली पीढ़ियों को कर्मा और अटूट विश्वास की यह गाथा सुना रहा हो। उसकी जड़ों में अब भी वह पवित्रता थी और उसकी छाया में अब डर नहीं, बल्कि सुकून था। जो धूल कभी शांति के अपमान का कारण बनी थी, वही धूल अब उसके माथे का तिलक बन गई थी। कर्मा का चक्र अब अपनी पूरी गरिमा के साथ शांत हो गया था और पूरी सृष्टि मुस्कुरा रही थी।